हेलो बच्चों, आज हम क्लास नंबर 3 में कक्षा 10 के लिए विषय विज्ञान, ठीक है, अध्याय नंबर फर्स्ट, रासायनिक अपक्रिया एवं समीकरण, ठीक है। क्लास फर्स्ट एंड सेकंड में टॉपिक कर चुके हैं, उससे आगे हम अब और टॉपिक करेंगे, ठीक है। और देखिए नेक्स्ट टॉपिक अब क्या है, विस्थापन अपक्रिया। देखिए विस्थापन अपक्रिया क्या होती है, इसके शब्द से ही स्पष्ट हो रहा है। विस्थापन का मतलब हटा देना, ठीक है। अब यही चीज़ होगी इसमें, समझिए। वह अपक्रिया जिसमें अधिक क्रियाशील पदार्थ कम क्रियाशील वाले पदार्थ को उसके यौगिक से विस्थापित कर देता है, या फिर कह सकते हैं आप हटा देता है, ठीक है। उसे हम कहते हैं विस्थापन अपक्रिया, ठीक है। इसमें होगा क्या, जो अधिक क्रियाशील पदार्थ होगा वो क्या करेगा, कम क्रियाशील वाले पदार्थ को उसके यौगिक से हटा देगा या फिर कह देगा विस्थापित कर देता है। हम उसे विस्थापन अपक्रिया कहते हैं, ठीक है। अब देखिए हम इसे एग्जाम्पल से समझते हैं। देखिए ये क्या है, कॉपर सल्फेट, और इसे हम क्या बोलते हैं, एफिको आयरन। इससे पहले ये एग्जाम्पल समझने से पहले एक इम्पोर्टेंट पॉइंट समझिए। देखिए क्या है ये, सक्रियता श्रेणी। इसमें क्या होता है, ये श्रेणी, ये तत्व सारे फिक्स होते हैं, इसी तरीके से लगे होते हैं। लिखा है आपके सामने, घटता हुआ अपक्रियाशीलता का क्रम। कहने का मतलब सबसे ज़्यादा सक्रिय कौन सा है, पोटेशियम, और सबसे ज़्यादा कम सक्रिय कौन सा है, Au सोना, ठीक है। ऐसे के से कम सक्रिय Na होगा, उससे कम Ca होगा, उससे कम Mc होगा। इसी तरीके से जो अपक्रियाशीलता का क्रम घटता जाएगा। देखिए मैंने एक ट्रिक भी लिख दी है जिससे आप इन्हें याद कर लें। काशीनाथ का माली आलू जरा फीके पकाता है, कौन है आगे आओ, ठीक है। जैसे काशी से के, नाथ से एन, का से सी ए, माले से एम जी, आलू से ए एल, जरा से जिंक, फीके से एफ ई, पकाता है पी बी, लेड है से हाइड्रोजन, कौन सी यू कॉपर, है एच जी मरकरी, आगे ए जी सिल्वर, आओ ए यू सोना, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या होगा, देखिए इसमें एफ ई और सी यू दो हैं। देखिए एफ ई यहाँ पर है और सी यू यहाँ पर है, तो हम कह सकते हैं कि एफ ई अधिक क्रियाशील है किसकी अपेक्षा, सी यू के, क्योंकि इसका जो अपक्रियाशीलता है, इसका स्थान ऊपर है तो ये अधिक क्रियाशील है, और इसका स्थान नीचे है तो ये कम क्रियाशील है। तो मैंने कहा था घटता हुआ अपक्रियाशीलता का क्रम, कहने का मतलब ये अधिक क्रियाशील है और ये उससे कम है। तो क्या करेंगे, अब समझिए। वह अपक्रिया जिसमें अधिक क्रियाशील पदार्थ, कहने का मतलब आयरन है कॉपर से अधिक क्रियाशील है, तो कम क्रियाशील वाले पदार्थ को उसके यौगिक, मतलब यौगिक उसका क्या है, कॉपर सल्फेट, ठीक है, क्या कर देता है, विस्थापित कर देता है। अब ये एफ क्या करेगा, सी यू की जगह आ जाएगा, तो क्या करेगा ये एफ आ गया SO4 बना लेगा, और सी यू को क्या करेगा, विस्थापित मतलब इसे हटा देता है। अब इसका नाम क्या हो जाएगा, फेरस सल्फेट, और ठीक है, और सी को हम क्या बोलेंगे, कॉपर, ठीक है। आगे देखिए एक एग्जांपल और है, जैसे देखिए कॉपर सल्फेट, सेम एग्जांपल ऊपर वाले की तरह, और ये Zn जिंक है। अब इस अपक्रियाशीलता में क्रम देखिए, Zn कहाँ पर है इसमें, देखिए Zn यहाँ पर है और Cu नीचे, तो कहने का मतलब जो Zn का स्थान है Cu से ऊपर है, कहने का मतलब Zn Cu की अपेक्षा अधिक क्रियाशील है। तो क्या करेगा, जो Zn Cu को क्या कर देगा, विस्थापित कर देगा, तो क्या बनाएगा, ZnSO4 प्लस, और Cu को हटा देगा वहाँ से, ठीक है। तो ये क्या बनेगा, जिंक सल्फेट, ठीक है, और सी को हम क्या बोलेंगे, कॉपर, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट टॉपिक क्या है, द्विविस्थापन अपक्रिया,
ठीक है। देखिए इस अपक्रिया में क्या होता है, इस अपक्रिया में अभिकारकों, देखिए अपकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है, उसे हम क्या कहते हैं, द्वैव विस्थापन अपक्रिया कहते हैं। पहले समझिए अपकारक क्या होते हैं। अपकारक वे पदार्थ होते हैं जो अपक्रिया के बाईं ओर लिखे जाते हैं। ये कहाँ लिखे हैं, बाईं ओर। देखिए इधर वाला टर्म कौन सा होगा, बाईं ओर ही तो होगा, ठीक। तो ये क्या होगा, अपकारक। और जो दाईं ओर लिखे जाते हैं हम उन्हें क्या कहते हैं, उत्पाद, ठीक। दाईं ओर लिखेंगे हम उन्हें कहेंगे उत्पाद, जो बाईं ओर लिखे जाते हैं हम उन्हें कहेंगे अपकारक। समझ गया। अब देखिए Na2SO4 इसका नाम होता है सोडियम सल्फेट। आगे देखिए BaCl2 इसका नाम होता है बेरिलियम क्लोराइड, ठीक है। अब उसने कहा आयनों का आदान प्रदान। अब देखिए हम यहाँ से आयन कैसे प्राप्त करेंगे, मैं आपको वो बता रहा हूँ। जैसे कि Na होता है, Na की जो संयोजकता होती है +1 होती है, 1। SO4 की क्या होती है, -2, ठीक है। ध्यान रखिए फिक्स होती है, याद कर लीजिए। ऐसी बेरिलियम की कितनी होती है, +2। ऐसे Cl की कितनी होती है, -1 लिख दीजिए या फिर माइनस लिख दीजिए, उसका मतलब 1 ही है। ऐसे +1 है तो +1 लिखिए या ना लिखिए, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। अब क्या होता है, अब ये आयन आदान प्रदान, कहने का मतलब जो इसका प्लस का है वो इसके माइनस के साथ चला जाएगा, और ये वाला प्लस का है तो इसके माइनस के साथ चला जाएगा, ठीक है। अब देखिए NaCl के साथ मिलकर क्या बनाएगा, NaCl, ठीक है, प्लस, और BaSO4 के साथ क्या होगा ना, BaSO4, ठीक है। आप कहेंगे कि BaCl2 लिखा था, यहाँ NaCl2 क्यों ना लिखा आपने। देखिए यहाँ प्लस बना, यहाँ भी माइनस बना, तो +1 और -1 कैंसिल कर देगा तो NaCl ही बचेगा, ठीक। आप समझिए Ba+2 SO4 -2 है, तो ये प्लस वाला 2 ये माइनस वाला 2 दोनों को कैंसिल करेगा, BaSO4 बना देगा। समझ गया। तो इस अपक्रिया को हम क्या कहेंगे, द्वैव विस्थापन अपक्रिया, ठीक है। NaCl इसका नाम क्या होगा, सोडियम क्लोराइड, ठीक है। अब BaSO4 का नाम क्या होगा, बेरियम सल्फेट, ठीक है। समझ गया। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे। अब देखिए कौन सी अपक्रिया, ऊष्माक्षेपी, ठीक है। क्षेपी का मतलब होता है किसी चीज़ का उत्पन्न होना, ठीक है। तो कहने का मतलब वह अपक्रिया जिससे ऊष्मा उत्पन्न होगी, वह क्या अपक्रिया कहलाएगी, ऊष्माक्षेपी, ठीक है। समझ गया। वह अपक्रिया जिसमें क्रिया के फलस्वरूप, कहने का मतलब जो अपक्रिया होगी अपक्रिया के फलस्वरूप, फलस्वरूप बोलेंगे आप या फिर बाद में, ठीक है। जैसे अपक्रिया होगी, अब अपक्रिया के फलस्वरूप क्या होगा, ऊष्मा उत्पन्न होती है या फिर कह सकते हैं ऊष्मा हमें प्राप्त होती है। समझ गया। वह अपक्रिया जिसमें क्रिया मतलब अपक्रिया के फलस्वरूप, अपक्रिया के बाद हमें ऊष्मा उत्पन्न होती है या फिर कह सकते हैं ऊष्मा प्राप्त होती है, ठीक। अब एग्जाम्पल से समझिए। देखिए CH4 इसका नाम क्या होता है, मेथेन। O2 इसका नाम क्या होता है, ऑक्सीजन। दोनों की अपक्रिया होगी तो कंपाउंड क्या बनेगा, CO2 प्लस H2O। CO2 को हम क्या बोलते हैं, कार्बन डाई ऑक्साइड, ठीक है। H2O को क्या बोलते हैं हम, जल, ठीक है। समझ के। अब देखिए इस अपक्रिया को बैलेंस भी कर लीजिए। हाँ एक चीज़ और थी, जैसे हम ऊष्माक्षेपी अपक्रिया पढ़ रहे हैं तो हमें क्या होगा, ऊष्मा की प्राप्ति होगी, तो आप क्या करेंगे, राइट हैंड साइड क्या लिख देंगे, ऊष्मा, ठीक है। आप राइट हैंड साइड क्या लिखेंगे, प्लस लगाकर ऊष्मा लिखेंगे।
अगर लेफ्ट हैंड साइड लिखना चाहते हैं तो आप माइनस लगा के लिख सकते हैं, ठीक है। अगर राइट हैंड साइड लिखेंगे तो आपको प्लस लगा कर ही लिखनी है। अब इसको बैलेंस भी कर लीजिए। देखिए सी इधर कितने 1, इधर कितना 1, इधर एच कितने 4, इधर एच कितने 2। तो आपको 4 करने के लिए 2 से गुणा करना पड़ेगा। अब कि 2 दूनी 4, 2 एकम 2, तो ऑक्सीजन इधर कितना ये 2 और O2 ये 2 कितने हो गए 4, जबकि इधर कितने 2, तो इधर भी 4 कर दीजिए 2 से गुणा करके, ठीक है। अब देखिए C1 H4 2 दूनी 4 H हो गई, 2 दूनी 4 4 O2 2 ये 2 एकम 2 2 ये, ठीक है। नेक्स्ट देखिए दूसरा एग्जाम्पल है C6H12O6। इसको हम क्या बोलते हैं ग्लूकोज, ठीक है। ग्लूकोज, जब ग्लूकोज की अभिक्रिया ऑक्सीजन से होती है तो क्या बनता है CO2 प्लस H2O, सही है। अब देखिए और साथ ही साथ ऊष्मा छिपी है तो हमें क्या मिलेगी ऊष्मा, या फिर बोल सकते हैं आप ऊर्जा। होता क्या है जैसे हम ग्लूकोज के रूप में कुछ हम लेते हैं, फिर हमारी कोशिकाओं के ऑक्सीजन से अभिक्रिया होती है तो हमें क्या ऊर्जा प्राप्त होती है। समझते हैं जैसे हम कोई ग्लूकोज लें और तुरंत हमें एनर्जी मिलती है, ऐसे ही या हम बोल सकते हैं ऊष्मा मिलती है या फिर हमें एनर्जी मिलती है, कुछ भी लिख सकते हैं आप, ऊष्मा या फिर ऊर्जा। तो ये कौन सी अभिक्रिया होती है ऊष्मा छेपी। अब देखिए इसे बैलेंस भी कर लीजिए। सी इधर कितने 6, इधर कितने 1, तो इधर आपको 6 करने पड़ेंगे 6 से गुणा। अब देखिए सी तो इधर भी 6 हो गए, 6 का 6, 6 दूनी 12, कितने हैं 12 ये और 1 13, और जबकि इधर देखिए 6 और 2 8 है। अब एच देखिए एच इधर कितने हैं 2 और इधर कितने हैं 12, तो आपको इधर कितने करने पड़ेंगे 12 है, 6 से गुणा करना पड़ेगा 6 दूनी 12। अब देखिए 6 दूनी 12, 6 का 6, वो कितने हो गए 6, अब 6 दूनी 12, 12 और 6 कितने हो गए 18 हो गए। अब देखिए 6 ये हैं और 2 ये कितने 8 हैं, आपको करने 18, ठीक। तो आप इसमें कितने 6 से गुणा कर दीजिए, 6 दूनी 12 और 6 18। तो कहने का मतलब हमने ऊष्मा छेपी अभिक्रिया भी पढ़ ली, साथ साथ बैलेंस करना भी सीखे। आगे देखिए श्वसन एक ऊष्मा छेपी अभिक्रिया है। जैसे समझिए यही चीज़ है, जैसे हम ग्लूकोज लिया, हमारी कोशिकाओं के अंदर जाके ऑक्सीजन से अभिक्रिया हुई, अभिक्रिया के बाद हमें क्या मिली ऊर्जा, इसलिए हम क्या कहेंगे श्वसन एक ऊष्मा छेपी अभिक्रिया है, ठीक है, समझ गए। नेक्स्ट देखिए साग सब्जियों का विघटित होना। जैसे साग सब्जी होती है जैसे कंपोस्ट होती हैं, आप कहीं पे सड़ा दें गला दें तो उनसे क्या होती है हीट निकलती है, इसलिए ये कौन सी अभिक्रिया होती है ऊष्मा छेपी। अब देखिए नेक्स्ट अभिक्रिया है ऊष्मा शोषी। इसमें क्या होगा वह अभिक्रिया जिसमें क्रिया, जो अभिक्रिया या फिर क्रिया बोल सकते हैं, ठीक है, होने के लिए, मतलब अभिक्रिया होने के लिए ऊष्मा का अवशोषण किया जाता है। ऊष्मा का अवशोषण करने का मतलब हमें बाहर से ऊष्मा देनी पड़ेगी, आपको पहले ऊष्मा देनी पड़ेगी तभी अभिक्रिया संपन्न होगी, ठीक समझ के। वह अभिक्रिया जिसमें अभिक्रिया होने के लिए ऊष्मा देनी पड़ती है या फिर बाहर से ऊष्मा देनी पड़ती है, फिर ऊष्मा का अवशोषण होता है, ऐसे बोल सकते हैं, या ऊष्मा का अवशोषण होता है या बाहर से हमें ऊर्जा देनी पड़ती है, इसलिए हम क्या ऐसे कहते हैं ऊष्मा शोषी अभिक्रिया, ठीक। शोषी का मतलब पहले शोषण करती है कि उसे पहले ही चाहिए क्या ऊष्मा, इसलिए हम इसे क्या कहते हैं ऊष्मा शोषी अभिक्रिया, ठीक है। एग्जाम्पल से समझिए इसे, ठीक है। HgO, ठीक है, इससे हम क्या करते हैं मर्क्यूरिक ऑक्साइड, ठीक है। मर्क्यूरिक ऑक्साइड की जब हम अभिक्रिया कराएंगे, ठीक है, तो हमें क्या करना होगा ऊष्मा आपको देनी पड़ेगी, तो आप क्या करेंगे लेफ्ट हैंड साइड या बाईं तरफ बोल सकते हैं हिंदी में, आपको ऊष्मा देनी पड़ेगी तो आपको बाईं साइड ये ऊष्मा प्लस में लिखनी है, ठीक। अगर इसी ऊष्मा को आप राइट हैंड साइड लिखना चाहेंगे
तो आपको माइनस में लिखनी पड़ेगी। ठीक है, समझ गए। अब देखिए जब देते हैं तो क्या बनता है Hg प्लस O2, ऑक्सीजन और O2। अब इसे बैलेंस भी कर लीजिए, Hg एक है, Hg एक है, O कितना एक, इधर कितना दो, तो आपको ये दो करना पड़ेगा। अब दो Hg भी हो गए तो आपको ये भी दो करना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्या है, प्रकाश संश्लेषण एक ऊष्माशोषी अभिक्रिया है। देखिए कैसे समझेंगे, प्रकाश संश्लेषण एक ऊष्माशोषी अभिक्रिया है। जैसे पौधे होते हैं, हरे पौधे, अगर उन्हें सूर्य का प्रकाश ना मिले, जैसे एक तरीके की एनर्जी है ना सूर्य का प्रकाश, अगर उन्हें ना मिले तो वो अपना भोजन नहीं बना सकते ना, इसलिए उन्हें क्या सूर्य का प्रकाश पहले ही चाहिए भोजन बनाने के लिए। जब उन्हें किसी चीज़ को पहले ही ऊर्जा की आवश्यकता होगी तो कौन सी क्रिया होगी, वो ऊष्माशोषी। ठीक, अब नेक्स्ट क्लास में आगे के टॉपिक पढ़ेंगे।